अगर ये कहा जाए कि बिहार के एक छोटे से कस्बे में मतलब एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव लाया जा रहा है और उस बदलाव को चलाने के लिए किसी अरबपति की फंडिंग नहीं चाहिए। हाँ, न ही किसी बड़ी विदेशी संस्था का कोई अनुदान, बिल्कुल। बल्कि उसका खर्च इंटरनेट या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म के 1 महीने का जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, उससे भी कम कीमत वाले एक छोटे से मॉडल से निकल रहा है। हाँ। तो शायद पहली बार में यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल तो है। क्योंकि देखिए, अक्सर जब हम सामाजिक क्रांति की बात करते हैं तो दिमाग में वातानुकूलित कमरों में बैठे बड़े अधिकारी आते हैं या फिर भारी भरकम बजट की तस्वीर उभरती है। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे जमीनी सच का गहन विश्लेषण करने वाले हैं जो इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देता है। और मुझे लगता है कि ये विरोधाभासी इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। आज जिन स्रोतों पर हम बात कर रहे हैं वे लकी ग्रुप फाउंडेशन, जिसे आमतौर पे लोग एलजीएफ भी कहते हैं। हाँ, एलजीएफ, उसी के सफर और सेवा कार्यों के विस्तृत नोट्स हैं। तो इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे मतलब युवाओं के एक बहुत ही छोटे से समूह ने बिना किसी राजनीतिक या फिर बड़े आर्थिक समर्थन के निस्वार्थ सेवा का एक इतना प्रभावशाली और आत्मनिर्भर तंत्र खड़ा कर दिया। बिल्कुल, और ये तंत्र कैसे काम करता है यही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी ने समाज सेवा के लिए कोई नई पहल शुरू की, जिसे हम एक पुरानी उपमा के जरिए कहते हैं ना कि तालाब में पत्थर फेंकने जैसा है कि लहरें उठती हैं और फैल जाती हैं। वो बहुत ही घिसी पिटी बात हो गई है। हाँ, मैं भी यही कहूंगी। ये उपमा बहुत पुरानी हो चुकी है। अगर लकी ग्रुप फाउंडेशन के काम करने के तरीके को देखा जाए तो ये तालाब में पत्थर फेंकने जैसा नहीं है, बल्कि ये सामाजिक भलाई के लिए एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब एसआईपी शुरू करने जैसा है। अरे वाह, ये एसआईपी वाली तुलना बहुत सटीक है ना, जहाँ शुरुआत बहुत छोटी होती है लेकिन समय के साथ भरोसे और जमीनी काम का जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ता है, वो एक विशाल जन आंदोलन का रूप ले लेता है। 12 जनवरी 2019 को उठी वो पहली लहर असल में इसी भरोसे का पहला निवेश थी। और ये निवेश वाली बात इस संदर्भ में इसलिए भी सटीक बैठती है क्योंकि देखिए, अक्सर चौपालों पर या चाय की दुकानों पर युवाओं के बीच बदलाव की बहुत सी बातें होती हैं। हाँ, हवाई बातें तो बहुत होती हैं। बिल्कुल, जोश में आकर संगठन बन भी जाते हैं। लेकिन इस गहन विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये खोजना है कि एलजीएफ ने उस बदलाव के जो अमूर्त विचार था उसको एक स्थायी और काम करने वाली मशीनरी में कैसे बदला। मतलब उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि उन बातों को जमीन पर उतारने का एक प्रॉपर लॉजिस्टिकल ढांचा तैयार किया। तो चलिए इसी ढांचे की नींव को थोड़ा गहराई से डिकोड करते हैं। किसी भी बड़े काम की शुरुआत एक बहुत ही स्पष्ट संकल्प से होती है। हमारे स्रोत ये बताते हैं कि 12 जनवरी 2019 को मधुबनी जिले के एक छोटे से कस्बे खुटौना में युवाओं के एक समूह ने इसकी शुरुआत की। खुटौना जी, वरुण कुमार के नेतृत्व में मुकेश, बबलू, संजय और कुछ अन्य समर्पित सदस्यों ने मिलकर इस लकी ग्रुप का गठन किया। उनका प्राथमिक उद्देश्य था जरूरतमंदों की सेवा करना और समाज के हर तबके को साथ लेकर चलना। देखिए, यहाँ समाज के हर तबके को साथ लेकर चलना, ये कोई साधारण सा मिशन स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर हम इसे समाजशास्त्र के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही सोची समझी स्टेक होल्डर मैपिंग है। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा संशय होता है और मैं इस बात को थोड़ा चुनौती देना चाहूंगी, क्योंकि हमने ऐसे कई युवा समूहों को देखा है जो शुरुआत में बहुत क्रांतिकारी बातें करते हैं। बिल्कुल। मतलब कुछ बिन मोहल्ले की सफाई करते हैं, कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते हैं और फिर 6 महीने बाद वो जोश एकदम ठंडा पड़ जाता है। कोई अपनी नौकरी में व्यस्त हो जाता है, कोई शहर छोड़ देता है। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। तो इन स्रोतों में ऐसा क्या खास है जो ये साबित करता है कि ये समूह उन शौकिया प्रोजेक्ट से अलग था? इनका काम सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित क्यों नहीं रहा? ये संशय बिल्कुल स्वाभाविक है और ये सवाल उठना भी चाहिए। जो चीज किसी भी जमीनी आंदोलन को बिखरने से बचाती है वो है उद्देश्य की स्पष्टता और उसे लागू करने का तरीका। एलजीएफ के मामले में सबसे बड़ी बात यह रही कि उन्होंने किसी एक खास वर्ग या किसी एक संकीर्ण मुद्दे तक खुद को सीमित नहीं किया। जब कोई संगठन समाज के हर तबके को शामिल करने का ढांचा बनाता है तो वो असल में अपने काम को विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज कर रहा होता है। अच्छा, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कल को वरुण कुमार, मुकेश या बबलू अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में व्यस्त भी हो जाएं तो भी संगठन नहीं रुकेगा, क्योंकि समाज का एक बड़ा हिस्सा उस काम का भागीदार बन चुका है। हाँ, मतलब निरंतर नई ऊर्जा और नए लोग इस तंत्र से जुड़ते रहते हैं जो शुरुआती जोश को एक स्थायी अनुशासन में बदल देते हैं। एकदम सही। यानी उन्होंने खुद को सिर्फ एक संस्थापक की भूमिका में रखने के बजाय पूरी कम्युनिटी को ही उस संस्था का मालिक बना दिया। ये बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। हाँ, और यही उन्हें बाकियों से अलग करता है। लेकिन जब इरादे इतने बड़े हों तो उनका असर जमीन पर दिखना भी चाहिए ना। केवल नीतियां बनाने से तो काम नहीं चलता। स्रोत बताते हैं कि लकी ग्रुप फाउंडेशन ने अपने उद्देश्यों को कई अलग अलग सेवा कार्यों में ढाल दिया। जी। जैसे भीषण गर्मी के दिनों में राहगीरों के लिए मीठे पानी का शिविर लगाना, फिर जब कड़ाके की ठंड का मौसम आता है तो असहाय और निर्धन लोगों के बीच कंबल वितरण करना। इसके साथ ही समाज के पिछड़े बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना। और एक जो सबसे अलग चीज मुझे लगे वो ये कि छात्रों की प्रतिभा निखारने के लिए हर वर्ष एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करना। अब अगर हम इन चारों कार्यों मतलब पानी, कंबल, शिक्षा और परीक्षा इनको एक फ्रेमवर्क में रखकर देखें तो ये कोई रैंडम तरीके से चुने गए काम नहीं है। अच्छा, तो इसके पीछे भी कोई रणनीति है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहराई से सोचा गया दोहरा दृष्टिकोण या ड्यूअल अप्रोच है। ये दोहरा दृष्टिकोण कैसे काम करता है? क्योंकि मैं बताऊं, एक नजर में देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी को भूख लगने पर आप उसे तुरंत खाने के लिए एक रोटी भी दे रहे हैं और साथ ही उसे खेती करना भी सिखा रहे हैं ताकि वो जिंदगी भर भूखा ना रहे। बहुत ही उम्दा उदाहरण है ये। मतलब एक तरफ कंबल और पानी है,
जो आज के अभी की जरूरत को पूरा कर रहा है, जो तुरंत राहत देता है, और दूसरी तरफ मुफ्त शिक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा है जो आने वाले कल के लिए तैयार कर रही है। इसे बिल्कुल इसी तरह से समझा जाना चाहिए। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में ना ये एक बहुत बड़ी बहस का विषय रहता है। कई बार जो संस्थाएं सिर्फ तत्काल राहत या इमीडिएट रिलीफ पर ध्यान देती हैं, वे लोगों को अपना निर्भर बना लेती हैं। हाँ, वो फिर खुद कुछ नहीं करते। सही कहा। अगर कोई संस्था हर साल सिर्फ कंबल बांट रही है, तो वो उस व्यक्ति को उस साल की ठंड से तो बचा रही है, लेकिन उसकी गरीबी दूर करने या उसकी स्थिति में कोई स्थायी सुधार लाने का काम नहीं कर रही है। अगले साल उसे फिर से कंबल की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। लकी ग्रुप फाउंडेशन ने इस मनोवैज्ञानिक जाल को समझा। उन्होंने तत्काल राहत देकर लोगों का विश्वास जीता और फिर उस विश्वास का इस्तेमाल दीर्घकालिक सशक्तिकरण यानी शिक्षा के जरिए किया। शिक्षा वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन मैं इस प्रतियोगिता परीक्षा वाले बिंदु पर थोड़ा रुकना चाहूंगी। जी, बताइए। यहाँ मुझे थोड़ी उलझन है। मतलब क्या ग्रामीण स्तर पर छोटे बच्चों पर इस तरह का प्रतिस्पर्धी दबाव, कम्पिटिटिव प्रेशर डालना सही है? अक्सर हम बात करते हैं कि बच्चों को तनाव मुक्त रखना चाहिए। ये सवाल तो उठता ही है। तो फिर गांव कस्बे के स्तर पर इस तरह के इम्तिहान का आयोजन करके क्या हम उन्हें अनावश्यक रूप से हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इसके पीछे की जो जमीनी हकीकत है ना, वो थोड़ी अलग है। वो कैसे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती, लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी होती है वो है एक्सपोजर, यानी बाहरी दुनिया के तौर तरीकों से परिचय। वो शहर के बच्चों से इस मामले में पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। जब एक छोटे से गांव या कस्बे का बच्चा पहली बार शहर जाकर कोई बड़ी राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा देता है, तो वो सिर्फ सिलेबस से नहीं लड़ रहा होता है। अच्छा। वो उस नए माहौल से, OMR शीट भरने के तरीके से और उस टाइमर के टिक टिक करने वाले मनोवैज्ञानिक दबाव से लड़ रहा होता है। ओहो, मतलब असली लड़ाई सिर्फ ज्ञान की नहीं बल्कि उस माहौल के डर की भी है। एकदम। जब LGF ने हर साल प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन शुरू किया, तो उनका मकसद बच्चों को डराना नहीं था। इसे मनोविज्ञान की भाषा में एक्सपोजर थेरेपी कहा जा सकता है। अरे वाह, एक्सपोजर थेरेपी। हाँ, वे असल में उन बच्चों को उस दबाव को झेलने की आदत डाल रहे हैं। ये एक प्रकार की मानसिक कंडीशनिंग है। जब वे बच्चे बार बार अपने ही गांव कस्बे में उसी तरह के माहौल में परीक्षा देंगे, तो उनके अंदर की हिचकिचाहट खत्म हो जाएगी। वे बड़े लक्ष्यों के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हो जाएंगे। ये नजरिया वाकई कमाल का है। मतलब संस्था सिर्फ एक किताब या सिलेबस नहीं पकड़ा रही, बल्कि वो बच्चों के अंदर से उस सिस्टम के खौफ को निकाल रही है। बिल्कुल। लेकिन इन सब बातों के बीच ना एक बहुत ही व्यवहारिक अड़चन आती है। शिक्षा, परीक्षा, मीठे पानी के शिविर और कंबल वितरण, ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन सब में एक चीज समान है, खर्च। हाँ, पैसा। और फिर स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि जब भी समाज पर कोई अचानक संकट आया, जैसे कोई महामारी या बाढ़, तब LGF ने सबसे आगे बढ़कर उन परिवारों को राशन बांटा जिनके पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं था। जी। अब सवाल ये उठता है कि एक छोटे से कस्बे में काम करने वाले युवाओं के इस समूह के पास इन सब चीजों के लिए संसाधन कहाँ से आते हैं? और यहीं से संस्था की कहानी एक साधारण NGO की सीमा को पार करके समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी में बदल जाती है। अक्सर संस्थाएं बड़े कॉर्पोरेट फंड्स या सरकारी अनुदान का इंतजार करती हैं, लेकिन LGF ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। हाँ, और स्रोतों में जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो है इनका फंडिंग मॉडल। मात्र 551 रुपए का एक छोटा सा सहयोग। जी। 551, ये आंकड़ा बहुत ही विशिष्ट है। मतलब 500 भी नहीं, 1000 भी नहीं, ठीक 551। आज के दौर में जहां बड़ी बड़ी संस्थाएं लाखों करोड़ों की ग्रांट मांगती हैं, वहां 551 रुपए की राशि का क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। क्या इसे हम आज के डिजिटल जमाने का क्राउड फंडिंग का देसी संस्करण या सामाजिक भलाई की EMI कह सकते हैं? मैं तो कहूंगा इसे क्राउड फंडिंग का देसी संस्करण कहना बहुत ही सटीक होगा। और इस 551 के आंकड़े के पीछे जो मनोविज्ञान छिपा है ना, उसे समझना इस पूरे मॉडल की सफलता की कुंजी है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब कोई संस्था किसी व्यक्ति से 5000 या 10,000 रुपए का दान मांगती है, तो आम आदमी जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आता है, वो खुद को उस व्यवस्था से अलग कर लेता है। सही बात है। आम आदमी को लगता है कि इतनी बड़ी रकम देना उसके बस की बात नहीं है। बिल्कुल। और अगर वो 100-200 रुपए देगा तो शायद उसकी कोई अहमियत नहीं होगी या उसे शर्मिंदगी महसूस होगी। एक तरह की झिझक आ जाती है। एकदम सही पकड़ा आपने। अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत होता है जिसे स्वामित्व का एहसास या एंडोमेंट इफेक्ट कहते हैं। जब आप फंडिंग के लिए एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं, तो जो व्यक्ति पैसे देता है वो दानदाता या डोनर बन जाता है, और जो पैसे नहीं दे पाता वो सिर्फ दर्शक रह जाता है। हाँ, वो बस दूर से देखता रहता है। लेकिन लकी ग्रुप फाउंडेशन ने 551 रुपए की एक ऐसी छोटी और तय राशि रखी जिसे एक दुकानदार, एक छोटा किसान या पॉकेट मनी बचाने वाला एक छात्र भी आसानी से दे सकता है। और 51 का आंकड़ा तो वैसे भी शगुन का प्रतीक होता है। बिल्कुल। भारतीय संस्कृति में इसे बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए मनोवैज्ञानिक रूप से ये राशि बहुत सकारात्मक लगती है। ये तो बहुत ही स्मार्ट रणनीति है। मतलब मैं सोच रही थी कि जब 1000 लोग 551 रुपए देते हैं तो संस्था को सिर्फ 5.5 लाख रुपए नहीं मिलते, बल्कि उसे 1000 निदेशक यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिल जाते हैं। यही इसका सबसे बड़ा प्रभाव है ना? हाँ, जब कोई व्यक्ति 551 रुपए देता है तो वह दान नहीं दे रहा होता, वह उस संस्था में अपना शेयर या हिस्सा खरीद रहा होता है। वो उस बदलाव का एक सक्रिय स्टेक होल्डर बन जाता है। और जब समाज का हर व्यक्ति इस तरह से जुड़ता है, तो वे सिर्फ पैसा नहीं देते, वे संस्था के काम पर नजर भी रखते हैं। वे सवाल पूछते हैं, पारदर्शिता की मांग करते हैं, और वक्त पड़ने पर बिना बुलाए अपना समय देकर स्वयंसेवक का काम भी करते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने फंडिंग का पूरी तरह से लोकतंत्रीकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया है। बिल्कुल।
पूरी तरह से। इसी छोटे से मॉडल ने एक साधारण से अभियान को एक जन आंदोलन में बदल दिया। लोग एलजीएफ को किसी और की संस्था नहीं बल्कि अपनी खुद की संस्था मानने लगे हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब जब खुटौना में इस जन आंदोलन की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं तो आगे का रास्ता क्या है? स्रोत बताते हैं कि वरुण कुमार और उनकी पूरी टीम की अथक मेहनत से यह संस्था अब एक वटवृक्ष यानी बरगद के पेड़ का आकार ले चुकी है। जी, और अब उन्होंने भविष्य की ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी नई वेबसाइट और एक डिजिटल पहचान का निर्माण किया है। ये डिजिटल पहचान वाला कदम ये साबित करता है कि वे सिर्फ भावनाओं के आधार पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके पास भविष्य का एक स्पष्ट रोड मैप है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। बताइए। एक ऐसी संस्था जो पूरी तरह से जमीनी स्तर पर काम कर रही है, मतलब जो लोगों के बीच जाकर कंबल और राशन बांट रही है, उसके लिए एक वेबसाइट बनाने या डिजिटल पहचान बनाने की क्या जरूरत है? क्या ये सिर्फ आधुनिक दिखने का एक शौक है? क्योंकि अगर मैं उस वटवृक्ष की उपमा को देखूं तो उसकी जड़ें तो खुटौना की मिट्टी में गहराई तक धसी हैं, वहीं के लोगों से जुड़ी हैं। तो फिर इस डिजिटल शाखाओं को फैलाने का क्या औचित्य है? देखिए, ये सिर्फ आधुनिक दिखने का शौक बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो किसी भी स्थानीय सफलता को जब तक दुनिया के सामने नहीं रखा जाता, उसका प्रभाव सीमित रह जाता है। अच्छा। अक्सर भारत के छोटे कस्बों और गांव में बहुत शानदार सामाजिक प्रयोग होते हैं, लेकिन वे उसी भूगोल, उसी जिले तक सिमट के रह जाते हैं। एक डिजिटल पहचान या वेबसाइट सिर्फ एक ऑनलाइन पर्चा या ब्रोशर नहीं है, ये पारदर्शिता का एक सबसे बड़ा टूल है। यानी जो व्यक्ति 551 रुपए का योगदान दे रहा है वो वेबसाइट पर जाकर देख सकता है कि उसका पैसा कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये वेबसाइट खुटोला के इस सफल 551 वाले माइक्रो मॉडल को पूरे राज्य बल्कि पूरे देश के लिए एक ओपन सोर्स ब्लूप्रिंट की तरह पेश करती है। ओपन सोर्स ब्लूप्रिंट, ये बहुत दिलचस्प शब्द है। हाँ, मान लीजिए बिहार के किसी दूसरे जिले में या देश के किसी दूसरे कोने में युवाओं का कोई समूह समाज के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करें। वो अक्सर दिशाहीन होते हैं। सही कहा। तो जब वे एलजीएफ की वेबसाइट देखेंगे, उनके पारदर्शी मॉडल को समझेंगे, तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि बदलाव के लिए लाखों रुपयों की नहीं बल्कि सही नियत और 551 जैसे एक स्मार्ट मॉडल की जरूरत होती है। अरे वाह! डिजिटल दुनिया उस वटवृक्ष के बीजों को हवा के जरिए दूर दूर तक फैलाने का काम करती है। ये संस्था को लोकल से क्षेत्रीय स्तर पर ले जाने का पुल है, जिससे खुटौना का नाम और मान पूरे राज्य में बढ़ेगा। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो ये सफर वाकई बहुत ही प्रेरक और सोचने पर मजबूर करने वाला रहा है। इसमें कोई शक नहीं है। 2019 के उस जनवरी की शुरुआत से लेकर जब कुछ युवाओं ने एक ऐसा सपना देखा जो शायद दूसरों को मतलब नामुमकिन लगा होगा, वहां से शुरू होकर कड़कती धूप में मीठे पानी के शिविरों तक, कमकपाती ठंड में बांटे गए कंबलों तक, मुफ्त शिक्षा की कक्षाओं से लेकर उन ग्रामीण बच्चों के चेहरों तक जिन्होंने परीक्षा के डर को जीता। और जब कोई महामारी या संकट आया तो कैसे 551 रुपए के उस जादुई और बेहद लोकतांत्रिक तरीके से इकट्ठा किए गए फंड ने लोगों के घरों में राशन पहुंचाया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हाँ। ये सिर्फ एक संस्था के बनने की कहानी नहीं है, ये असल में इस बात की केस स्टडी है कि सामूहिक इच्छा शक्ति कैसे काम करती है। ये कहानी इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि अगर उद्देश्य स्पष्ट हो और उसे लागू करने का तरीका पारदर्शी और समावेशी हो तो संसाधनों की कमी कभी भी एक सच्ची सामाजिक पहल को रोक नहीं सकती। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए इस विस्तृत चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगा, जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस दौर में जहां हम अक्सर न्यूज चैनलों पर दुनिया भर की बड़ी बड़ी समस्याओं, अंतर्राष्ट्रीय बहसों और भारी भरकम आर्थिक नीतियों की खबरों में खोए रहते हैं। हाँ, रोज का यही हाल है। और हमें लगता है कि दुनिया को बचाने का काम शायद सिर्फ ऊपर बैठे हुए कुछ ताकतवर लोग ही कर सकते हैं, लेकिन क्या खुटौना के इस 551 रुपए के मॉडल और इसके डिजिटल सफर को देखकर यह महसूस नहीं होता कि भविष्य का सबसे प्रभावी और स्थायी समाज सुधार ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन नहीं आने वाला है? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है जो पूरी स्थापित व्यवस्था पे सोचने को मजबूर करता है। शायद असली बदलाव बड़े बड़े सम्मेलनों या वातानुकूलित कमरों से नहीं आएगा, बल्कि बदलाव की रूपरेखा ऐसे ही छोटे छोटे बिल्कुल जमीनी स्तर के लेकिन एक दूसरे से डिजिटली कनेक्टेड आंदोलनों से तय होगी। बिल्कुल। जहां किसी एक छोटे से कस्बे में कोई नई और अच्छी शुरुआत होगी और डिजिटल दुनिया की मदद से वो पूरे देश के लिए एक मॉडल बन जाएगी। आज की इस गहन चर्चा को इसी विचार के साथ यहीं विराम देते हैं। जी। अपने आसपास उठने वाली ऐसी ही छोटी और सकारात्मक लहरों पर गौर करते रहिए, क्योंकि कौन जाने कल का कोई बड़ा बदलाव आपकी ही पड़ोस से शुरू हो रहा हो। सोचते रहिए और गहराई से समझते रहिए।